सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज हम लोग कंपनी लॉ में देखने वाले हैं आपका पार्ट बी का चैप्टर नंबर 18 विच इज एनुअल रिपोर्ट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। द रीज़न वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट बी, और हमने क्यों पार्ट बी से स्टार्ट किया, बिकॉज पार्ट बी का वेटेज अच्छा है और इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स लेस है, राइट। तो हम स्कोरिंग वाले चैप्टर्स से स्टार्ट किया है हमने। कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज एनुअल रिपोर्ट, सेकेंड बोल्ड रिपोर्ट एंड थर्ड इज एनुअल रिटर्न। सो ब्रॉडली अगर मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताऊं, सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट थ्री वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज एनुअल रिपोर्ट, bold report and annual return, starting with the very first document which is annual report। कि आखिरकार एनुअल रिपोर्ट होता क्या है या एनुअल रिपोर्ट में आता क्या क्या है। तो एनुअल रिपोर्ट डिस्क्लोज करता है आपकी कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ कि पिछले सालों में क्या क्या हुआ है आपकी कंपनी में, सो दैट शेयर होल्डर्स को पता चले, बाकी स्टेक होल्डर्स को पता चलेगा। तो ये एक रिपोर्ट इशू करी जाती है जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ बताती ओवर द पास्ट ईयर। येस गाइस, हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, राइट। सारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को इससे हेल्प मिलती है। दे कैन इवेल्युएट कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंपनी कितना पैसा कमा रही है, फाइनेंशियली क्या परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल क्या चल रहा है, यहाँ पर कहाँ मर्जर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कितना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कितना पैसा कंपनी बना रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। सो एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स होते हैं, फाइनेंशियल हाइलाइट्स होगी, इंफॉर्मेशन होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर, थर्ड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डोंट वरी, जो भी नाम आपको नए नए दिख रहे हैं हम उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन कॉम्पोनेंट्स में अगर पूछा जाए कि एनुअल रिपोर्ट के कॉम्पोनेंट्स क्या है, तो फाइनेंशियल वाले अलग कर लेते हैं हम लोग, राइट। सबसे पहला हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स, फाइनेंशियल हाइलाइट्स हमारे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी पैसे से रिलेटेड है तो एक इनकम स्टेटमेंट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आपका। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन। दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स टू एनुअल रिपोर्ट। ये सब क्या है, आपकी एनुअल रिपोर्ट के कंपोनेंट्स है। एक और चीज़, अगैन आई विल रिपीट माई सेल्फ कि प्लीज़ बच्चा लोग, आप लोग भी मेरे साथ साथ रिपीट करना, आप लोग भी बोलना, चीखो चिल्लाओ बोलो, बता दो घर वालों को कि हम लोग बहुत जोरों शोरों से पढ़ रहे हैं। जितना हो सके बोलना। व्हाट विल हैपन हियर इज, अब जितना बोलोगे वो चीज़ आपके माइंड तक जाएगी, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे। वरना क्या होगा, भले ही यू आर वॉचिंग लेक्चर्स लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे कुछ और चल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बोल बोल कर यहाँ पर पढ़ना, बोल बोल कर रिकॉल करना। एनुअल रिपोर्ट की बात करी जाए तो जैसा मैंने बताया, एनुअल रिपोर्ट कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल बताएंगे, और लीगली आपकी कंपनी में क्या चल रहा है वो सारे हाईलाइट्स देंगे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वो बताते हैं कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, अभी इस साल क्या है और पास्ट ईयर क्या थी। व्हाट यू विल नो इज, मतलब 2021-22 में क्या था और 22-23 में क्या है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताते हैं, आपकी पास्ट ईयर की भी बताएंगे और करंट ईयर की भी बताएंगे, सो दैट जो शेयर होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स है, वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर पाए। अच्छा, पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था, अभी इतना प्रॉफिट है, यानी कि बढ़कर आया है, या लॉस कितना हुआ है, कितना एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है ईयर टू ईयर बेसिस पे, एंड ये चीज़ हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताते हैं। अच्छा, अगर मैं लिस्टेड कंपनीज़ की बात करूँ तो लिस्टेड कंपनीज़ में एडिशनली LODR रेगुलेशन लगता है। तो रेगुलेशन 34 से भी LODR का क्या बोलता है, इन लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करना होता है। क्या चीज़, ये जो भी एनुअल रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इसकी एनुअल रिपोर्ट की कॉपी सेंड करी जाती है सारे के सारे शेयर होल्डर्स को। किसके साथ करी जाती है, जब जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हो ना, कितने दिन पहले भेजते हैं, 21 क्लियर डेज पहले जो जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है, उसी के साथ एनुअल रिपोर्ट की भी यहाँ पर कॉपी जाती है सारे शेयर होल्डर्स को। अगर कुछ चेंजेस है एनुअल रिपोर्ट में तो उसकी रिवाइज्ड कॉपी भी जाएगी अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ चेंजेस कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, साथ में बोला गया जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उन्हें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी यहाँ पे सबमिट करनी होती है, जिसे हम BRSR रिपोर्ट बोलते हैं।
ओके अगैन अगर मैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की बात करूं तो उधर एनुअल रिपोर्ट में बोला है आपको और एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी करने हैं। जो अभी अभी हम कंपोनेंट्स पढ़कर आए एनुअल रिपोर्ट के, वो नॉर्मल कंपनीज के लिए जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, जिस पे सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस नहीं लग रहा। बट इफ एट ऑल अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी आपको आपके एनुअल रिपोर्ट में करने होंगे। अच्छा पहले वाला रिकॉल करें, वो क्या था मैम? वो थे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल हाईलाइट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स, फिर हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, एंड लास्ट हमने देखा इंफॉर्मेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर करने होंगे अगर आपकी एंटिटी कैसी है, अगर आपकी एंटिटी लिस्टेड है यहाँ पर, राइट। अच्छा एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है? अगर आपकी कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, राइट। अच्छा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में बताऊँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, एक डिक्लेरेशन ले लोगे सीईओ से कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर कि हमने कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी बनाई है एंड वी आर फॉलोइंग दैट। आपको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट भी लेना है एंड आपका एक डीमेट सस्पेंस अकाउंट या अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स होगी। सो दीज आर द एडिशनल डिस्क्लोजर जो एलओडीआर रेगुलेशंस पे करना रहेगा। अच्छा स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में आपको क्या बताना है। सो इफ एट ऑल आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मतलब उसने क्या कर रखा है, या तो शेयर होल्ड कर रखे हैं, कितने परसेंटेज शेयर होल्ड कर रखे हैं ये आप बताओगे, कितने परसेंटेज वोटिंग राइट है ये मुझे आप बताओगे, या फिर उसने कंट्रोल कर रखा है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सो दैट कंपनी विल बी होल्डिंग कंपनी। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है तो उसको डिस्क्लोज करना है कि कितने लोन्स एंड एडवांसेस उसने सब्सिडरी को दे रखे हैं, कितने लोन्स एंड एडवांसेस उसने एसोसिएट को दे रखे हैं, या कितने लोन्स एंड एडवांसेस उसने ऐसी फर्म और कंपनी को दिए हुए जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है, किसको दे रखी उनका नाम, और साथ में अमाउंट भी यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना रहेगा। क्यों मैम? क्योंकि ये क्या हो गया आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया एंड ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यू हैव टू डिस्क्लोज। अच्छा कौन सा बच्चा मुझे ये बता सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का सेक्शन क्या है? अभी अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए, सेक्शन नंबर 188 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। अच्छा आपको साथ साथ डिस्क्लोज करना है वो सारे ट्रांजैक्शन भी, अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी है तो क्या डिस्क्लोज करना है, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है किसी भी एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन किया है जो किसकी है, प्रमोटर की है या प्रमोटर ग्रुप की है, या फिर प्रमोटर होल्ड करता है 10% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग उस लिस्टेड एंटिटी में, तो ये चीज़ भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि यस ऐसी कौन सी एंटिटी है जहाँ पे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप होल्ड करता है 10% और मोर शेयर होल्डिंग। गिव इट अ रीड, द डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है आपको उसको डिस्क्लोज करना है, किसी भी पर्सन के साथ हो रहे या किसी भी एंटिटी के साथ हो रहे जो किसकी, या तो प्रमोटर की है या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करती है, जो क्या होल्ड कर रहा है 10% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग लिस्टेड एंटिटी में होल्ड कर रहा है। सो बेसिकली ये एक लिस्टेड एंटिटी है। अगर ये लिस्टेड एंटिटी कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करती है किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी एंटिटी के साथ, जो एंटिटी प्रमोटर की है या प्रमोटर ग्रुप की है, और ये पर्सन इस लिस्टेड एंटिटी में 10% या मोर शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, तो ये चीज़ भी आपको डिस्क्लोज करनी रहेगी। तो ये पहला डिस्क्लोजर हमें क्लियर हुआ है। सेकंड देखो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में MDA रिपोर्ट भी बोला जाता है। अच्छा ये कंपोनेंट नॉर्मल कंपनीज एक्ट में भी था और लिस्टेड एंटिटी में भी है। ये क्या बताता है, इसमें हमें क्या बताना है शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स को? इसमें यू विल टेल अबाउट द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आपका जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री में आ रहा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो उस हिसाब से आप इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे उसमें बताओगे। अच्छा आपके बिजनेस को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और क्या थ्रेट्स हैं आपके बिजनेस को, ये भी आपको बताना रहेगा। सेगमेंट वाइज कैसे परफॉर्म कर रहे हो, प्रोडक्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस है आपके बिजनेस की, क्या रिस्क एरियाज है, कौन से कंसर्न वाले एरिया है आपके बिजनेस में। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो आपको उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ब्रीफ करना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी कंपनी की, उस बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पर। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है की फाइनेंशियल रेशियो में तो वो बताओ। की फाइनेंशियल रेशियोज मतलब जो भी रेशियोज आपने बचपन में पढ़े हैं, याद करो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पढ़ा है करंट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, करंट रेशियो,
तो ये सारे अगर इनमें से किसी भी रेशियो में कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्क्लोज करना रहेगा। लास्टली अगर कोई भी चेंज है रिटर्न में या नेटवर्थ में तो ये भी डिस्क्लोज करना है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम क्यों कर रहे हैं डिस्क्लोजर, क्योंकि हमारी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है दे आर द ओनली ओनर्स, या फिर कोई और पर्सन अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने वाला है। इसलिए इट इज़ आर ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि वो हर एक चीज़ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखेंगे। सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सिंपल है, जस्ट ट्राई टू रिकॉल विद मी। आपकी बिजनेस किसी इंडस्ट्री में होगा तो उस इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। अच्छा, आपके बिजनेस को क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है, क्या रिस्क और कंसर्न है, प्रोडक्ट वाइज कैसी परफॉर्मेंस है, सेगमेंट वाइज कैसी परफॉर्मेंस है, इंटरनल कंट्रोल कोई सिस्टम है क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डिस्कस करो, उसी से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज है की रेशियो में एंड लास्टली अगर कोई भी चेंज है रिटर्न में और नेटवर्थ में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में आपको बहुत सारी डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, एंड बिलीव में गाइस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपकी पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट में। आपको बेसिकली सबसे पहले एक ब्रीफ स्टेटमेंट देना होता है लिस्टेड एंटिटी की क्या फिलॉसफी है कोड ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। अभी गवर्नेंस मतलब क्या है, यू शुड फॉलो द लॉ इन लेटर एज वेल एज स्पिरिट। आप लॉ फॉलो तो कर रहे हो नॉट ओनली बाय द वर्ड्स लेटर, लेकिन स्पिरिट में भी फॉलो कर रहे हो यहाँ पर, राइट। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग वो फॉलो कर देती है। जैसे साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करनी है ना, वो बोर्ड मीटिंग करेगी बट ऑन पेपर बोर्ड मीटिंग करेगी, एक्चुअल में कोई बोर्ड मीटिंग होती ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लॉ तो फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप दिखा रहे हो नोटिस वगैरह सब, तो लेटर में तो लॉ फॉलो हो रहा है बट लेकिन बेटा स्पिरिट में लॉ फॉलो नहीं हो रहा। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा इस टर्म का। तो आपको यहाँ पे कोड ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताओगे। आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन क्या है, याद करो। अभी अभी हमने देखा है लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का। एटलीस्ट 50% क्या होने चाहिए यहाँ पे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये वही डिटेल्स है जो हम अभी तक पार्ट बी में देखते हैं। अटेंडेंस सभी डायरेक्टर्स को आना है, कितनी बोर्ड मीटिंग करानी है तो 4 बोर्ड मीटिंग्स करवानी है कम से कम। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी होगी। कब बोर्ड मीटिंग हुई है उसकी डेट बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। कौन कौन डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, अटेंडेंस में आए, कौन से डायरेक्टर्स एब्सेंट थे, ये सारी डिटेल्स हमें देनी रहती है। ऑडिट कमेटी के बारे में आप बताओगे, ऑडिट कमेटी में कितनी मीटिंग्स हुई, क्या कोरम था, किस दिन पर मीटिंग हुई है, सारे के सारे लोग आए हैं या फिर नहीं आए। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में डिटेल्स होगी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में आप यहाँ पर बताओगे कि शेयर होल्डर की क्या ग्रीवेंसेस आई है, कितनी ग्रीवेंसेस आई है, क्या प्रॉब्लम आई, क्या जो उनकी ग्रीवेंसेस थी क्या वो डिस्पोज ऑफ हुई है या नहीं हुई है, ये सारी डिटेल्स देंगे। अगेन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में हम बताएंगे। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स को कितना पैसा मिल रहा है, मॉनेटरी क्या रिलेशनशिप है आपका, किस तरीके से पेमेंट करते हो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे डिस्क्लोज होते हैं, वेबसाइट पर होता है या किस तरह से आप यहाँ पर कम्युनिकेट करते हो। जनरली शेयर होल्डर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी। कुछ और डिस्क्लोजर्स होंगे जिसमें एक सर्टिफिकेट आएगा CS इन प्रैक्टिस से दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज डिस्क्वालीफाइड। कोई भी डायरेक्टर्स यहाँ पे डिबार्ड या डिस्क्वालीफाइड नहीं है। ये सारी चीज़ें हम किस में बताएंगे बच्चा लोग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बताएंगे। ये वो चीज़ है, इन दिस यू डोंट नीड टू रट्टाफाई ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बच्चा ये हम पार्ट बी में ऑलरेडी देख चुके, ठीक है। अगर मैं आपको लास्ट चैप्टर भी बताऊं हमारा बोर्ड कंपोजिशन इन पावर्स ऑफ बोर्ड में, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वही कवर थी। तो ऑलमोस्ट आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम क्या देंगे, एक डिक्लेरेशन देते हैं। ये डिक्लेरेशन CEO साइन करता है, जो बोलता है दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी है और जो सीनियर मैनेजमेंट पर्सोनल है वो सारे के सारे कंप्लाइंस उन्होंने देखे हैं कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीनियर मैनेजमेंट का, दे आर कंप्लाइंग दैट, वो उसे फॉलो कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन किसकी तरफ से आएगा, आपके CEO की तरफ से डिक्लेरेशन आएगा।
ओके, नेक्स्ट आपको एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या तो ऑडिटर से या फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, एंड दे विल डिक्लेयर, वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट देंगे कि आपकी जो भी कंपनी है उसमें कंडीशंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कंडीशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वो यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, एंड वही सेम चीज़ आपकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ भी यहाँ पर अटैच होगी। द लास्ट डिस्क्लोजर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जो बोलते हैं आपको डिस्क्लोजर देना है डीमेट सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड और अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। अभी क्या डिस्क्लोजर देना है, वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी को अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताना होता है अगर कोई भी शेयर्स आपके हैं डीमेट सस्पेंस अकाउंट में या फिर अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट में, क्या बताना होता है बेसिकली आपको शुरुआती में, आपकी शुरुआत के साल में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बता दो, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं सस्पेंस अकाउंट में। कब मैं बोल रही हूँ, जब एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तब आपको बताना है एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और आउटस्टैंडिंग कितने शेयर्स है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु अप्रोच्ड लिस्टेड एंटिटी, पूरे साल भर में कितने शेयर होल्डर ने लिस्टेड एंटिटी को अप्रोच किया है अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम डीमेट सस्पेंस अकाउंट से उनके अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर, कितने शेयर होल्डर ने अप्रोच किया। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जिसके शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं सस्पेंस अकाउंट से ड्यूरिंग द ईयर वो बता दो। पहला पॉइंट था बिगिनिंग में कितने शेयर होल्डर्स है, कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर होल्डर्स ने अप्रोच किया है, फिर बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर होल्डर के शेयर्स ट्रांसफर हो गए, एंड लास्टली बताओ एंड ऑफ द ईयर में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं और कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं आपके सस्पेंस अकाउंट में, राइट। अच्छा, एक और एडिशनल बात बोली गई है कि ये जो भी वोटिंग राइट्स होगी इन शेयर्स पे ये फ्रीज कर दी जाएगी अनटिल एंड अनलेस वो जो राइटफुल ओनर है शेयर्स का वो इन शेयर्स को क्लेम ना कर दे। जब तक कि उस पर्सन ने क्लेम नहीं किया इन शेयर्स पर आपकी वोटिंग राइट को फ्रीज कर दिया जाएगा, मीन्स यू कैन नॉट वोट क्योंकि अभी तक राइटफुल ओनर नहीं मिला है। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अच्छा, अभी एनुअल रिपोर्ट के हमने कंपोनेंट्स तो देख लिए क्या क्या होता है अगर आपकी नॉर्मल कंपनी, अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी है तो। अभी देखते हैं एनुअल रिपोर्ट कैसे सेंड करनी रहेगी आपको। अगर मेरी लिस्टेड एंटिटी, अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसे एनुअल रिपोर्ट सेंड करना रहेगा शेयर होल्डर्स को किस तरीके से। वो क्या कर सकती, सॉफ्ट कॉपी भेज सकती पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट की शेयर होल्डर्स को उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे। सो बेसिकली उनकी ईमेल एड्रेस पे सारी की सारी एनुअल रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको। अच्छा, हार्ड कॉपी जाती है स्टेटमेंट की जहाँ पे सेलिएंट फीचर्स होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के, जिन शेयर होल्डर्स का ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड तो उनको क्या भेज देंगे हम, हार्ड कॉपी भेज देते हैं सेलिएंट फीचर्स की। अच्छा, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, सो इन केस अगर किसी भी शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया है तो उसे फुल एनुअल रिपोर्ट भेजी जाएगी, वो भी हार्ड कॉपी में। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं हमें तो हार्ड कॉपी ही चाहिए एनुअल रिपोर्ट की, तो वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी देनी पड़ती है पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट की। अच्छा, यहाँ पर बोला गया लिस्टेड एंटिटी कितने दिन पहले भेजती है शेयर होल्डर्स को, तो एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द एजीएम यहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट सेंड करनी रहेगी। बेसिकली जनरली नोटिस के साथ वो सेंड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे एक डॉक्यूमेंट खत्म हुआ है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। वी हैव सीन कि एनुअल रिपोर्ट बताता है कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट हाइलाइट्स, ऑपरेटिंग हाइलाइट्स और फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या ड्यूरिंग द पास्ट ईयर कंपनी की यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रही गई है। देन वी हैव सीन कंपोनेंट्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, जहाँ पर हमने अलग अलग कंपोनेंट्स देखे। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी। देन हमने देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड देन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। अच्छा, अगर मेरी लिस्टेड एंटिटी है तो कुछ डिस्क्लोजर और एडिशनली आपको देने पड़ते हैं, जहाँ पर हमने फर्स्टली वी हैव स्टार्टेड विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर मेरी होल्डिंग कंपनी है यहाँ पर तो ये होल्डिंग कंपनी को क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। ये होल्डिंग कंपनी डिस्क्लोज करेगी उसने कितने लोन्स एंड एडवांसेस दिए सब्सिडरी कंपनी को, एसोसिएट को लोन्स एंड एडवांसेस दिए उन फॉर्म्स पे जहाँ पर आप ही के कंपनी के डायरेक्टर इंटरेस्टेड थे। एक पार्ट हमारा खत्म हुआ। देन व्हाट वी हैव सीन के मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर आप बता दो आपकी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है।
डेवलपमेंट कैसा है, आपकी कंपनी को क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है, यू हैव टू रिकॉल विथ मी, रिस्क क्या है, कंसर्न क्या है, राइट। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपकी एंटिटी यहाँ पर काम करती है, सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या फिर नहीं है, ये भी आपको बताना रहेगा। कुछ और पॉइंट्स आपको बताने रहेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करो, कोई भी चेंजेस आए कि फाइनेंशियल रेशियो में तो वो बताओ, रिटर्न बताओ, चेंज ऑन नेटवर्थ है तो ये बताओ। ये पार्ट आ गया हमारे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट का। दैन वी हैव सीन, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन लेना पड़ता है सीईओ से, जो बताएगा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट कंप्लाई कर रहे कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने फॉलो किया है। फिर एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लोगे आप कंपनी सेक्रेटरी से, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या ऑडिटर से, कि यहाँ पर सब कुछ कंप्लाई हम लोग कर रहे हैं। एंड लास्टली हम क्या बताएंगे, डीमेट सस्पेंस अकाउंट के बारे में या फिर अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताएंगे। इनिशियली कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर हु अप्रोच फॉर ट्रांसफर, नंबर और कितने शेयर्स, थर्ड में कितने शेयर्स आपने ट्रांसफर किए ड्यूरिंग द ईयर, एंड लास्टली आप बताओगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और आउटस्टैंडिंग शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर। एंड इनके ऊपर जो भी वोटिंग राइट्स थी इट विल बी फ्रीज जब तक कि राइटफुल ओनर यहाँ पर ना मिले। एंड दैट वाज जो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, एनुअल रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया, ये एनुअल रिपोर्ट की लिस्टेड एंटिटी है तो सॉफ्ट कॉपी जाती है सारे के सारे शेयर होल्डर्स को जिनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर्ड है, कम से कम 21 क्लियर डेज पहले भेजना है। ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है तो हार्ड कॉपी जाती है सेलिएंट फीचर के। इफ़ एट ऑल अगर कोई शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करता है उसे हार्ड कॉपी चाहिए, इन दैट केस कंपनी को उसे हार्ड कॉपी यहाँ पर भेजनी पड़ती है पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट की, राइट। मज़ा आ गया, रिकॉल हो गया हमें, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट नाम से ही क्या कर रहा है, यहाँ पर बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी कुछ मैनेज करते हैं, ये अपने हिसाब से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। सो अगैन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं अपने शेयर होल्डर से। ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट यानी कि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपके शेयर होल्डर्स को। वो बताता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और भी बाकी एस्पेक्ट्स कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, कंपनी में क्या चेंजेस होने वाले मैनेजमेंट में, फ्यूचर में क्या प्रोग्राम्स एक्सपांशन के, मॉडर्नाइजेशन के, डाइवर्सिफिकेशन के, कैपिटलाइजेशन के, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिखी होती है, आपकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखी होगी। अच्छा, अगैन ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि वो प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेयर होल्डर को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको अभी बोर्ड रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी होती है शेयर होल्डर को। जो भी एजीएम होती है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रेजेंट करना ही है, साथ ही साथ इट इज़ मैंडेटरी कि आपको बोर्ड रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी है आपके शेयर होल्डर्स को। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट किन किन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इट इज़ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपके इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों? क्योंकि वो बोर्ड रिपोर्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, पता लगता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या पॉलिसीज़ है, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है क्या। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स बोर्ड रिपोर्ट, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली जो आपके रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स कौन, ROC, RD, सेबी, इन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि उन्हें कंपनी का परफॉर्मेंस पता चलता है। थर्ड, बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी कभी लोन मांगती है तो पता तो चले कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, कंपनी के प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्या वो शेयर्स इशू करने वाली है क्या, तो कंपनी के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या है ये जानने के लिए यहाँ पर बैंकर्स के लिए भी नेसेसरी हो जाता है। फोर्थ, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। क्यों सप्लायर्स और कस्टमर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है? सप्लायर्स मतलब वो लोग जो आपकी कंपनी को सारे गुड्स एंड मटेरियल्स देते हैं, कस्टमर्स जिन्हें हम एंड कस्टमर्स होते हैं, जिन्हें हम वो चीज़ सेल करते हैं। सप्लायर्स के लिए इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू नो कि कंपनी आगे क्या प्रोड्यूस करने वाली है, उसके हिसाब से उनको मटेरियल्स वगैरह देखना है, एंड कस्टमर्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अगर मान लो आपकी पहली जो कंपनी थी दैट वाज ओनली इन स्टेशनरी, लेकिन अभी कंपनी कुछ और सोच रही है, एक्सपेंशन करने का सोच रही है, इसका जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो पहले ही किसको बता देगी, बोर्ड रिपोर्ट में बता देगी, तो कस्टमर्स को भी पता चल जाएगा कि अच्छा ये कंपनी आगे ये प्लान करने वाली, इधर और डाइवर्सिफाई होने वाली है। नेक्स्ट इज बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है,
उन्हें भी एक आइडिया लग जाता है अबाउट कंपनी। तो बोर्ड रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है इन सभी के लिए। अच्छा, आखिरकार हमारी बोर्ड रिपोर्ट में होता क्या है, क्या डिस्क्लोजर दोगे आप एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 134 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या डिस्क्लोजर दोगे। तो वह आगे बताया जाएगा, सेक्शन 134 के अंदर भी कुछ डिस्क्लोजर्स है। वरना हम बताते हैं इक्विटी शेयर्स अगर इशू करो आप डीवीआर वाला तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दोगे। क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, कितने इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर इशू कर रहे हो आप, क्या प्राइस पर इशू कर रहे हो आप, कितनी शेयर कैपिटल आपने इशू करी, किन किन लोगों को इशू कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स में अगेन वही डिटेल्स होगी, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, अगर कोई नो हाउ और टेक्नोलॉजी मिल रही है तो वो बताओ, वैल्यूएशन बताओ आप, इसका प्राइस बताओ आप, किन लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, ये सारी डिटेल्स हम देते हैं। ईसॉप के बारे में डिटेल्स होगी, यहाँ पर क्या डिटेल्स होगी ईसॉप के बारे में, कौन से शेयर्स इशू कर रहे हो, किन्हें इशू कर रहे हो, कब ग्रांट कर रहे हो, वेस्टिंग पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड कितना है, ये सारी डिटेल्स होगी। रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि कंपनी यहाँ पे सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग क्या रेस्ट्रिक्शन है। डिस्क्लोजर करो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो वॉलेंट्री रिवीजन होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट का। सो इफ इट ऑल आपकी कंपनी में वॉलेंट्री अपने रिवाइज करिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा। CSR किया है कंपनी ने यहाँ पर तो वो बताओगे। अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट करने वाले हो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, या अगर कंपनी ने अपॉइंट भी किया है तो उसके बारे में डिटेल्स जाएगी। इफ़ एट ऑल अगर कोई डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है, ऑडिट कमेटी में कौन है उनका कंपोजिशन, विजिल मैकेनिज्म की डिटेल्स, पॉलिसी क्या है रेम्यूनरेशन से रिलेटेड डायरेक्टर्स और KMP की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुआ है तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स बता दो। क्या पॉलिसी है, क्या डिस्क्लोजर करना है रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से वो बताओगे। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई रिमार्क्स वगैरह है तो ये चीज़ें भी बतानी है। सो अगर आप देखो ब्रॉडली हमें फाइनेंशियल चीज़ें तो बता ही रही है, लेकिन फाइनेंशियल के अलावा भी कितना कुछ है ना आपकी कंपनी में, तो ये सारी के सारी चीज़ें भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी रहेगी। और सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग आपको आपकी कंपनी की जो वेबसाइट है उसका वेब एड्रेस बताना है, बोर्ड मीटिंग्स कितनी हो रही है, डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डिटेल्स बतानी है। अगर कोई फ्रॉड ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है, यहाँ पर कोई फ्रॉड पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ था यहाँ पर, राइट। अच्छा, एक स्टेटमेंट देनी है डिक्लेरेशन की जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देता है। सो वेन एवर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, वो एक डिक्लेरेशन देता है दैट आई एम इंडिपेंडेंट और मेरा कोई भी रिलेशन नहीं, तो वो डिक्लेरेशन आपको देना है। कंपनी की पॉलिसी क्या है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, रेम्यूनरेशन की क्या पॉलिसी है, क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सारी चीज़ें भी आपको डिस्क्लोज करनी रहेगी। अच्छा, अगर ऑडिट हुई है तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में, चाहे मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट देखूँ, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट देखूँ या कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखूँ, अगर उसमें कभी भी क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है, एडवर्स रिमार्क है, किसी भी ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिए हैं, यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन है, उस केस में यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेन करना होता है कि ऐसा क्यों दिया है। तो बोर्ड रिपोर्ट में वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा रिमार्क क्यों आया है। कंपनी ने लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट कहीं किया है तो उसके बारे में डिटेल्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट अगर रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है, कंपनी के अफेयर्स क्या चल रहे, एक स्टेटमेंट जिसमें आप बताओगे कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हम डेवलप कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड लास्टली वो भी मैटर्स जो प्रिस्क्राइब हैं। ये सारी के सारी डिटेल्स हम कहाँ बताएंगे, हमारे सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट तो बनानी है, हर कंपनी को बनानी, इरिस्पेक्टिव आप कोई भी कंपनी हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी छोटी कंपनी है, यानी कि या तो 1 पर्सन कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, तो उस केस में हम आपको बोलते हैं बड़ी सी बोर्ड रिपोर्ट मत बनाओ, आप अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट बनाओ। अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट कैसी होती है, शॉर्ट होती है और समराइज्ड होती है। अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट मतलब वो छोटी बोर्ड रिपोर्ट होगी, लेकिन किसके लिए है, सिर्फ OPC के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए। तो इनमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे, इसमें वेब एड्रेस होगा अगर जहाँ पर भी रेफर किया गया है, अगर कंपनी का वेब एड्रेस है तो नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी हो रही है बोर्ड की वो बताना है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इफ़ एट ऑल फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में डिटेल्स बताओगे आप, एक्सप्लेनेशन देना है बोर्ड को हर एक क्वालिफिकेशन पे, रिजर्वेशन पे और एडवर्स रिमार्क पे,
कौन सा एडवर्स रिमार्क पे, जो कि ऑडिटर ने किया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। कंपनी के अफेयर्स से रिलेटेड सारी आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी रहेगी। नेक्स्ट हम फाइनेंशियल समरी बताना है कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसके बारे में, फाइनेंस के बारे में आपको समरी या हाईलाइट्स देनी है। जो भी मटेरियल चेंज हो जाता है यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन द नेचर ऑफ बिजनेस, तो वो बताना और उसका इफेक्ट क्या है। मान लो आपके बिजनेस में कोई भी मटेरियल चेंज हो रहा है, लेट्स सी कि आप आपके बिजनेस को ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हो, पहले आपका ऑब्जेक्ट कुछ और था, अभी आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, कहना ही से ये एक मटेरियल चेंज है, तो ये मटेरियल चेंज भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसका आपके फाइनेंसेस पे क्या इफेक्ट आएगा वो बताओ। डायरेक्टर के बारे में बताओ, जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया और जो डायरेक्टर्स को रिज़ाइन किया गया ड्यूरिंग द ईयर, जिन्होंने रिज़ाइन किया उनके बारे में डिटेल्स बताओगे। डिटेल्स बताओगे जो भी मटेरियल ऑर्डर पास हुए हैं किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से। अच्छा, ये जो बोर्ड रिपोर्ट है, ये जो अब्रिस्ट बोर्ड रिपोर्ट है, इसके अंदर भी सारे के सारे डिटेल्स होगी अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो किसके साथ हुआ है, रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है। सेक्शन 188 में अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो चाहे आपकी अब्रिस्ट बोर्ड रिपोर्ट हो चाहे नॉर्मल बोर्ड रिपोर्ट हो, दोनों ही बोर्ड रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर करना होगा। और ये डिस्क्लोजर कौन से फॉर्म में होता है, AOC 2 में होता है। अच्छा, नेक्स्ट साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। आखिरकार हमारी बोर्ड रिपोर्ट को साइन करता कौन है। सो इफ एट ऑल अगर चेयरपर्सन को ऑथोराइज कर रखा है दैट ये चेयरपर्सन बोर्ड रिपोर्ट साइन करेगा। सो सिंपल सी बात है, चेयरपर्सन साइन कर देगा आपका बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर चेयरपर्सन ऑथोराइज्ड ही नहीं है तो उस केस में बोला गया है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स दे विल साइन, जिसमें से एक कौन होना चाहिए बेटा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, या फिर डायरेक्टर साइन करेगा। अगर एक ही डायरेक्टर है आपकी कंपनी में तो वो डायरेक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्टर यहाँ पर साइन करने वाला है, राइट। अच्छा, फाइलिंग ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, क्या ये बोर्ड रिपोर्ट भी आपको फाइल करनी पड़ती है। सो यस, दिस बोर्ड रिपोर्ट विल आल्सो बी फाइल्ड। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपको ROC को फाइल करना होता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। यस, कुछ फीस देके हम ROC को फाइल कर देते हैं। यहाँ पर जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलती हूँ तो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर फाइल हो जाती है, जैसे ही आपने AGM में अडॉप्ट कर ली, और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट जाएगा। सो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट दोनों ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास यहाँ पर आपको सबमिट करनी पड़ती है रिक्वेस्टेड फीस के साथ। कितने दिनों में, अंदर अंदर 30 डेज़ के अंदर अंदर। जैसे ही अडॉप्ट हो गई है आपकी AGM में, आपको क्या करना है, AGM में अडॉप्ट हुई है वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल इट टू ROC। सो अगर आज आपकी AGM हुई है, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गई है, बोर्ड रिपोर्ट अडॉप्ट हो गया, दैन उसे आपको ROC के पास सबमिट करना होता है 30 डेज़ के अंदर अंदर। अच्छा, अगर मान लो कंपनी में ना कोई AGM हो ही नहीं है, अगर कंपनी में AGM नहीं हुई है तो आपको फैक्ट्स और रीजंस बताने हैं कि क्यों यहाँ पर आपकी कंपनी में AGM नहीं हुई है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। और उसके साथ साथ, रीज़न के साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट किसके पास सबमिट कर देनी है, हमारे ROC के पास सबमिट करनी है। मतलब चाहे AGM हो चाहे AGM ना हो, नो मैटर व्हाट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट विल हैव टू बी सबमिटेड टू ROC। अगर AGM हो रही है तो जब से अडॉप्ट हुआ है वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट कर दो। AGM नहीं हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट विद द रीज़न क्यों AGM नहीं हुई है, जब AGM होनी चाहिए थी, जो उसकी ड्यू डेट थी, वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर ROC के पास सबमिट कर दोगे। अच्छा, अगर आपकी OPC है तो OPC के केस में क्या बोला है, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कब सबमिट करना है, 180 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, यहाँ से 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको सबमिट करना है ROC को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको बोर्ड रिपोर्ट भी सबमिट करना रहेगा, राइट। सो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट विच इज़ बोर्ड रिपोर्ट। बात करूँ बोर्ड रिपोर्ट की, तो हमने स्टार्ट किया था कि बोर्ड रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को सारी डिटेल्स बताना चाहते हैं। बोर्ड रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। इसके अंदर डिस्क्लोजर होता है सेक्शन 134 का, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो आपने अभी तक कंपनी लॉ में पढ़ी है, राइट। शेयर्स इशू कैसे हो रहे हैं आपके, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, ESOP वाले शेयर्स हो गए, हमारी इक्विटी शेयर्स भी DBR वाले हो गए, बोर्ड मीटिंग कितनी हो रही है साल में, ऑडिट कमेटी की क्या कंपोजिशन है, विजिल मैकेनिज्म
मैकेनिज्म, क्या क्राइटेरिया रहता है क्वालिफिकेशन का, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का, रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है, क्या कैसे अपॉइंटमेंट होता है, रीअपॉइंटमेंट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, कौन से डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर रहे हो, कौन सा डायरेक्टर यहाँ पर रिजाइन हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें बतानी है। सेक्शन 134 के अंदर आपको बताना है कि अगर कभी कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में डिटेल्स बता दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क्स है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे अपने बोर्ड रिपोर्ट में। वेब एड्रेस बता देना है आपको, अगर मेरी ओपीसी और स्मॉल कंपनी है तो वहाँ पर अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट जाएगी, राइट। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हमारा एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न भी बहुत ही सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए। मैम ऐसे देखा जाए तो तीनों ही बहुत सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल से। सो आप फर्स्ट पॉइंट सब में सेम लिख सकते हो दैट दिस इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट, कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। साथ ही साथ मैं कह सकती हूँ एनुअल रिपोर्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोला है? बिकॉज इट इज़ द डॉक्यूमेंट जिसको आपको कंपलसरी आरओसी के पास फाइल करना होता ही होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच यू हैव टू फाइल विथ आरओसी कंपलसरी, इररिस्पेक्टिव आपकी कंपनी में कोई इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच यू हैव टू फाइल इट टू आरओसी कंपलसरी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन वही एनुअल रिटर्न क्या बताता है कि यहाँ पर कैसा आपकी कंपनी के अंदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स क्या रहने वाले। सो टोटली टॉक्स अबाउट द नॉन फाइनेंशियल मैटर्स। अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं कि कौन सी कंपनी को आखिरकार ये एनुअल रिटर्न बनाना है। तो हर एक कंपनी को बनाना है, क्या बोला? एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना होता है। और साथ ही में आपको इसका फॉर्म भी पता होना चाहिए, MGT 7 फॉर्म MGT 7 में। तो यहाँ पर ये एनुअल रिटर्न आपको प्रिपेयर करना रहेगा फॉर्म MGT 7 में। अच्छा, अगर आपकी OPC है या स्मॉल कंपनी है तो एनुअल रिटर्न तो इन्हें भी बनाना है, लेकिन फॉर्म क्या है इसका? MGT 7A है, ठीक है, क्योंकि इनका जो एनुअल रिटर्न होता है वो शॉर्ट होता है। छोटी कंपनीज है ना, तो इसलिए बोर्ड रिपोर्ट भी अब्रिज था, एनुअल रिटर्न भी यहाँ पे MGT 7A में होता है। एनुअल रिटर्न आपको फाइल करना होता है आरओसी के पास। कब फाइल कर दो? 60 डेज़ के अंदर अंदर, जब से आपकी AGM हुई है, ठीक है, वहाँ से 60 डेज़ के अंदर अंदर। अच्छा, अगर AGM नहीं हुई है तो जो लास्ट डेट थी जब आपकी AGM होनी चाहिए थी, वहाँ से 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको आरओसी को फाइल करना रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्या बोला है मैंने यहाँ पर? एनुअल रिटर्न हर एक कंपनी को प्रिपेयर कर रहा है इन फॉर्म MGT 7। यू हैव टू स्पीक कौन से फॉर्म में? MGT 7 में। अच्छा, OPC और स्मॉल कंपनी तो MGT 7A में प्रिपेयर करना है। कितने दिन में फाइल करना होता है आरओसी के पास? 60 डेज़ में फाइल करना होता है जब से AGM हुई है। AGM ही नहीं हुई है तो जो AGM की ड्यू डेट थी वहाँ से 60 डेज़ में आपको फाइल करना रहेगा, राइट। अच्छा, अगर फॉरेन कंपनी है तो उसे भी बनाना है क्या? सोचो जरा, सोचो जरा। पहला पॉइंट क्या था? एवरी कंपनी में फॉरेन कंपनी में आई ना बाबा, तो ये इस फॉरेन कंपनी को भी एनुअल रिटर्न बनाना पड़ेगा, लेकिन उसका एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या है यहाँ पे? FC4। सो एवरी फॉरेन कंपनी हैव टू प्रिपेयर एंड फाइल द एनुअल रिटर्न। इधर इसको 60 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करना है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है वहाँ से 60 डेज़ के अंदर। नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं? जब से AGM हुई है वहाँ से 60 डेज़, लेकिन क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी में क्या देखा? जो लास्ट डे है आपके फाइनेंशियल ईयर का, जो लास्ट डे है वहाँ से यहाँ से आपको क्या करना है? 60 डेज़ के अंदर अंदर आरओसी के पास फाइल करना है। और यहाँ पर हमारा फॉर्म क्या रहेगा? फॉर्म FC4 रहेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या, एनुअल रिटर्न के अंदर क्या क्या आपके कंटेंट होने वाले हैं? तो एनुअल रिटर्न के कंटेंट्स देखते हैं। ये सब कुछ बताता है आपकी कंपनी के बारे में। देखो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, कितने शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, किन किन को इशू कर रखे हैं, ठीक है, डिबेंचर्स कितने इशू करे और बाकी सिक्योरिटीज़ है तो उसके बारे में। कंपनी का इन डेप्थनेस यहाँ पर कितना है, कंपनी के मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बारे में, अगर उनमें कोई चेंजेस है तो वो भी बताते हैं। अच्छा, प्रमोटर
प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की एमपी के बारे में बताते हैं। अगर उधर भी कोई चेंजेस हुआ आपके प्रमोटर में, पहले कौन था अभी कौन है, डायरेक्टर में चेंजेस हुआ कि एमपी में चेंजेस हुआ, ये भी बताई जाएगी। मेंबर्स की कितनी मीटिंग हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग हो रही है, रेम्यूनरेशन क्या पे कर रहे हो, इफ़ एट ऑल आपकी कंपनी में कोई पेनल्टी लगी है या कोई पनिशमेंट हुआ था डायरेक्टर्स को तो उसके बारे में आपको बताना है। क्या मैटर्स थे रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लाइंसेस हो रहे या नहीं हो रहे, डिस्क्लोजर जो भी प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, कितने शेयर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ले रखे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, ये सारी की सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देते हैं आपके एनुअल रिटर्न में। अच्छा, कुछ अटैचमेंट्स भी जाते हैं एनुअल रिटर्न के साथ। अब जब भी एनुअल रिटर्न बोलोगे यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए एनुअल रिटर्न मतलब फॉर्म MGT 7, ओपीसी और स्मॉल कंपनी तो फॉर्म MGT 7 है, फॉरेन कंपनी तो FC 4। कुछ अटैचमेंट्स जाते हैं, वहाँ पे आपको अटैचमेंट में क्या क्या भेजना है, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट कि कौन कौन है, अप्रूवल लेटर जाता है अगर आपकी एजीएम इफ एट ऑल एक्सटेंड हुई है। अच्छा, कितना टाइम एक्सटेंड हो सकती है, 3 महीने एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपकी एजीएम एक्सटेंड हुई है तो अप्रूवल लेटर जाएगा यहाँ पे, MGT 8 की कॉपी जाएगी अगर एप्लीकेबल है। अभी MGT 8 क्या है बताएंगे, सर्टिफिकेशन के बारे में है। डायरेक्टर्स की लिस्ट, और अगर कोई ऑप्शनल अटैचमेंट आप भेजना चाहो तो ये सारे अटैचमेंट्स जाएंगे हमारे MGT 7 के साथ। अच्छा, ये एनुअल रिटर्न को कौन साइन करेगा अभी, तो अगर आपकी स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है या स्टार्टअप वाली प्राइवेट कंपनी है, उस केस में यहाँ पर एनुअल रिटर्न को कौन साइन करता है, CS साइन करता है। और अगर CS नहीं है, इफ़ नो CS, अगर CS नहीं है तो उस केस में बोला है आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भी साइन कर सकता है। एंड बिकॉज ये छोटी कंपनी है तो हम यहाँ पर इसे एग्जेम्पशन दे रहे हैं दैट अगर 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 स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है या फिर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी तो CS साइन करें, CS नहीं है तो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। अच्छा, बाकी केस में दूसरी कंपनीज में कौन साइन करता है, डायरेक्टर एंड CS, यानी कि दोनों साइन करते हैं, डायरेक्टर भी और CS भी। अच्छा, अगर CS नहीं है तो आपको CS से तो साइन करवाना है, फिर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करो। सो इफ देयर इज नो CS तो जो CS इन प्रैक्टिस है आपको उससे साइन करवाना रहेगा। सो यू कैन सी योर इंपॉर्टेंस के एनुअल रिटर्न में आपका कितना बड़ा यहाँ पर रोल रहता है। अच्छा, ये जो एनुअल रिटर्न है ये अगर किसी लिस्टेड कंपनी की है या फिर ऐसी कंपनी की है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर और है दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, या फिर टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, तो उस एनुअल रिटर्न को आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, या आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा इन फॉर्म MGT 8। तो आपको उसे CS इन प्रैक्टिस से सर्टिफाई कराना है फॉर्म MGT 8 के अंदर। ये हमने देखा था MGT 8। अच्छा, सर्टिफिकेशन के पर्पज़ के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की स्क्रूटनी देखता है कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है, वो चाहे तो कंपनी से और डेटा मांग सकता है टू चेक, क्योंकि वो सर्टिफाई कर रहा है। सो कहीं ना कहीं PCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे वो चेक कर सकता है कि जो भी डेटा यहाँ पर एंटर करी है वो करेक्ट तो है ना। ध्यान रखना, जब भी मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, या तो वो लिस्टेड एंटिटी है तो उस पर तो सर्टिफाई करवाना ही करवाना है, या फिर बोला गया है या फिर ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 10 करोड़ रुपीस और मोर है, या फिर टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है। दीज लिमिट्स एंड अमाउंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ में हमें क्या करना है, सर्टिफिकेशन कराना है। सर्टिफिकेशन फॉर्म MGT 8 में रहेगा। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको इंक्लूड करना होता है, वेबसाइट भी। तो हर एक कंपनी को ना कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न यहाँ पे वेबसाइट पर प्लेस करनी रहती है। कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो कंपनी के वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न की वहाँ पे कॉपी होनी चाहिए, लिंक होना चाहिए। और अगर कोई भी लिंक है एनुअल रिटर्न का तो साथ ही साथ आपकी बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करो। अभी हमने बोर्ड रिपोर्ट देखी है, तो इसी बोर्ड रिपोर्ट में इफ़ देयर इज़ एनी लिंक, आपके एनुअल रिटर्न का कोई लिंक है तो वो लिंक भी यहाँ पर प्लेस होता है। सो बेसिकली आपकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी एनुअल रिटर्न का यहाँ पर लिंक प्लेस होता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद ROC। यही सेम पॉइंट अभी हम पढ़कर आए हैं। सो बेसिकली हर एक कंपनी को ROC के साथ फाइल करना होता है 60 डेज़ के अंदर जब से AGM हुई है वहाँ से 60 डेज़ के अंदर फाइल कर दो। AGM नहीं हुई है तो जो भी ड्यू डेट ऑफ AGM थी, जब AGM होनी चाहिए थी, वहाँ से 60 डेज़ के अंदर फाइल कर दोगे आप। MGT 7 में, OPC और स्मॉल कंपनी तो MGT 7A में, फॉरेन कंपनी है तो फॉर्म FC
4 में। अच्छा, इन एनुअल रिटर्न को आपको प्रिजर्व करके भी रखना पड़ता है। कहाँ पे प्रिजर्व करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर आपको प्रिजर्व करके रखना होता है आपका एनुअल रिटर्न। आप चाहो तो किसी और प्लेस पर भी इस एनुअल रिटर्न को प्रिजर्व करके रख सकते हो इंडिया में। किस प्लेस पर रख सकते हो? ऐसी प्लेस इंडिया में जहाँ पर मोर देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रह रहे हैं। आपकी कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स का नाम है, उसमें से अगर मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स किसी जगह रह रहे हैं और वो अप्रूव कर दिया है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग में एसआर पास किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूव कर दिया, तो एनुअल रिटर्न की कॉपी आप वहाँ पर भी रख सकते हो। इफ़ एट ऑल 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स रिसाइड कर रहे हैं। पता चलता है कि अगर आपकी कंपनी में, लेट्स अज्यूम कि आपकी कंपनी में टोटल 100 मेंबर्स है, राइट? ठीक है, आपकी कंपनी में टोटल 100 मेंबर्स है और 20 मेंबर्स जो हैं, मान लो ये जो 20 मेंबर्स है ये कहाँ पर रह रहे हैं? ये 20 मेंबर्स मुंबई में रह रहे हैं। सो अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है, जनरल मीटिंग में अप्रूव हो जाता है, तो एक एनुअल रिटर्न की कॉपी आप मुंबई में भी यहाँ पर रख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली 1/10 या उससे ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, ये आपको प्रिजर्व करके रखना है 8 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद आरओसी। आपने आरओसी के पास फाइल किया है, तो आरओसी के पास फाइल किया, उसके बाद से 8 ईयर्स के लिए आपको इसका प्रिजर्व करके रखना होगा। नेक्स्ट इज हमारा इंस्पेक्शन ऑफ एनुअल रिटर्न। क्या आप इसे इंस्पेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल, इट इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, यानी कि बिटवीन 9 AM टू 6 PM। बिटवीन 9 AM टू 6 PM क्या हो सकता है? आप यहाँ पे प्रिजर्व करके रख सकते हो आपका एनुअल रिटर्न। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर बिटवीन 9 AM टू 6 PM आप क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट कर सकते हो आपका एनुअल रिटर्न। यहाँ पर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। 2 आवर्स के लिए यहाँ पर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। कोई भी मेंबर, कोई भी डिबेंचर होल्डर या दूसरा सिक्योरिटी होल्डर भी यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकता है, बेनिफिशियल ओनर भी इंस्पेक्ट कर सकता है। यहाँ पर फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, राइट? अच्छा, अगर कोई और पर्सन इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वहाँ पर उसे फीस देनी पड़ेगी, दैन ही कैन इंस्पेक्ट दैट एनुअल रिटर्न। फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड है, लेकिन मैक्सिमम फीस कितनी ले सकते हो आप? 50 रुपीज़ मैक्सिमम ले सकते हो इंस्पेक्शन के लिए। सो मैक्सिमम आप 50 रुपीज़ ले सकते हो इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, अगर कोई भी मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर या बेनिफिशियल ओनर या कोई और पर्सन भी चाहता है एनुअल रिटर्न की कॉपी लेकर जाना, वो कॉपी चाहता है, तो ये हम उसे कॉपी भी दे सकते हैं, लेकिन उधर कॉपी के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको? मैक्सिमम 10 रुपीज़ पर पेज। और जब से आपने रिक्वेस्ट करी है, जैसे ही हमें पेमेंट मिला है, वहाँ से 7 डेज़ के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? आपको एनुअल रिटर्न की यहाँ पर कॉपी दे देंगे। सो दैट वाज अबाउट इंस्पेक्शन। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है। हमने 3 डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर पढ़ लिए हैं, विच इज़ एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एंड एनुअल रिटर्न। एक लास्ट टॉपिक है विच इज़ एक्टिव। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या है ज़रा देख लेते हैं हम लोग। विच इज़ एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज़ एंड वेरिफिकेशन। क्या बोलता है यहाँ पर? हर एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2017, उसको कुछ पर्टिकुलर्स फाइल करनी होती है, कुछ डिटेल्स फाइल करनी होती है अपनी कंपनी से रिलेटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, इन ई फॉर्म एक्टिव। सो बेसिकली ये एक्टिव क्या है बच्चा? ये ई फॉर्म है विच इज़ एक्टिव। एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर कोई कंपनी है जिसने अभी तक फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है या दोनों के दोनों ये फाइल नहीं किया आरओसी के पास, तो वो ई फॉर्म एक्टिव कभी भी फाइल नहीं कर पाएगी। सो अगर आपको ई फॉर्म एक्टिव फाइल करना है, उसके लिए क्या बोल दिया? फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल होना चाहिए। ऐसी कंपनी जिसने ना तो फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया या ना एनुअल रिटर्न फाइल किया या दोनों में से कोई एक चीज़ भी फाइल नहीं करी, तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो आपका ई फॉर्म एक्टिव यहाँ पर फाइल नहीं कर पाएगी। एक्सेप्शन है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट ना डिस्प्यूट में है, तो मैनेजमेंट डिस्प्यूट में इस वजह से आप फाइल नहीं कर पा रहे हो, और वही सेम चीज़ ना रिकॉर्ड कर दी है आपके आरओसी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने।
अच्छा, अगर ऐसी कंपनी है जिसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है या फिर वो इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक ऑफ है, तो वहाँ पर उस कंपनी को एक्टिव फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप या तो बंद हो गए हो या फिर बंद होने वाले हो, तो आपको यहाँ पर एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया इन केस अगर कोई कंपनी ये पर्टिकुलर्स इंटीमेट नहीं करती है, ये ई फॉर्म फाइल नहीं करती है, तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव तो है बट नॉन कंप्लाइंट है, क्योंकि उसने ये पर्टिकुलर्स अभी तक फाइल नहीं किए, तो ऐसा बोला जाएगा एक्टिव है बट नॉन कंप्लाइंट है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी हो तो आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये इवेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, आरओसी इन रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप ई फॉर्म एक्टिव फाइल कर दो, क्योंकि अभी तक आप एक्टिव तो हो पर नॉन कंप्लाइंट हो, तो अनलेस आप ई फॉर्म एक्टिव फाइल ना करो ये सारी रिक्वेस्ट आरओसी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सी रिक्वेस्ट है दीदी? सो अगर आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज हुआ है तो यहाँ पे SH7 आपको फाइल करना होता है, वो रिक्वेस्ट आरओसी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आरओसी चेंजेस ही नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आपने ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं किया है। नेक्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज हो रहा है पास 3, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपके डायरेक्टर्स में कोई चेंजेस हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई चेंज हो रहा है, या फिर आपकी कंपनी में अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर हो रहा है, सो ये कुछ इवेंट बेस्ड ऐसी चीज़ें, इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे आरओसी एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आपने ई फॉर्म एक्टिव फाइल ना किया हो। अच्छा, एक एक्सेप्शन आ जाता है हमारा चेंजेस इन डायरेक्टर में, कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ना तो भले ही आपकी कंपनी एक्टिव नॉन कंप्लाइंट है, लेकिन एक्टिव नॉन कंप्लाइंट होने के बाद भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करी जाएगी। तो क्या एक्सेप्शन है? अगर अभी कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं रहा, कोई पर्सन ही सीज टू बी अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर है ही नहीं, तो इस केस में जब आप आरओसी को बताओगे सो आरओसी विल रिकॉर्ड दैट। रीज़न क्या है? लॉजिकली सोचो, पहले कोई पर्सन डायरेक्टर था लेकिन अब वो डायरेक्टर नहीं है, और क्योंकि आपकी कंपनी ने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया, इसलिए आरओसी अगर वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता ना। अब अगर कंपनी में कुछ गलत हुआ उसके जाने के बाद भी, तो वो डायरेक्टर लाइबल रह जाएगा जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। एंड दैट इज़ वाई बोला गया, हम अगर कोई डायरेक्टर सीज हो जाता है, वो डायरेक्टर नहीं रहता है, तो उसे हम चीज़ रिकॉर्ड करेंगे और वो डायरेक्टर कभी भी लाइबल नहीं माना जाएगा। सो अगर कोई डायरेक्टर नहीं रहता तो सीजेशन विल बी रिकॉर्डेड बाय आरओसी। अच्छा, अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है एज अ डायरेक्टर, और वो कब अपॉइंट हो रहा है एज अ डायरेक्टर? जब कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया है 3 to 1, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया है 3 to 1, समझे ना, पब्लिक प्राइवेट ओबीसी में, ठीक है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और उस केस में अगर कोई डायरेक्टर को आप अपॉइंट करना पड़ रहा है सो दैट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम ना हो जाए यहाँ पर, तो वो चीज़ भी क्या होगी, यहाँ पर आरओसी उसे रिकॉर्ड करेगा। अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उस कंपनी में जहाँ पे सारे के सारे डायरेक्टर्स का डिन क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, और कोई पर्सन अपॉइंट हो रहा है एज ए डायरेक्टर, तो ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड लास्टली, अगर कोई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के थ्रू, ट्रिब्यूनल के थ्रू, अपीलेट ट्रिब्यूनल के थ्रू, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर आईबीसी के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड करी जाएगी। देखो, जनरली चेंजेस इन डायरेक्टर विल नॉट बी रिकॉर्डेड बाय द आरओसी, लेकिन दीज ऑल आर एक्सेप्शन। इन केस में डायरेक्टर्स में चेंजेस हो रहा है लेकिन यह रिकॉर्ड किया जाएगा। सो एक बार पूरा एक्टिव बता देती हूँ मैं। एक्टिव में हमने क्या देखा, हर एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2017 उसे क्या फाइल करना है, कंपनी और रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पर्टिकुलर्स यहाँ पे फाइल करने रहेंगे। अच्छा, ऐसी कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया या बोथ फाइल नहीं किया, तो वो ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं कर पाएगी अनटिल एंड अनलेस उसका मैनेजमेंट डिस्प्यूट में है एंड वो चीज़ रिकॉर्ड करी है आरओसी ने। अच्छा, इफ़ एट ऑल अगर ऐसी कंपनी है विच हैज़ बिन स्ट्राइक्ड ऑफ या फिर इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइक ऑफ है, तो उसे ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं करना है। ऐसी कंपनी है जिसने ई फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं किया है, ये पर्टिकुलर्स नहीं बताए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट बोलेंगे। एंड जब तक कि वो एक्टिव नॉन कंप्लाइंट है, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आरओसी एक्सेप्ट नहीं करेगा इवेंट बेस्ड इन्फॉर्मेशन की। कौन कौन सी? अगर आपकी ऑथोराइज कैपिटल में चेंज हो रहा है SH7, पेड अप कैपिटल में चेंज हो रहा है पास 3, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हो रहा है यहाँ पर INC 22, डायरेक्टर्स में चेंज हो रहा है DIR 12 एंड लास्ट INC 28 अगर आपकी कंपनी में मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन हो रहा है। चेंजेस इन डायरेक्टर नहीं होगा लेकिन कुछ एक्सेप्शन है।
सीजेशन ऑफ डायरेक्टर हो रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो रहा है, क्यों? सो दैट टू मेंटेन द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया। थर्ड, आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो उस कंपनी में जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स के दिन डीएक्टिवेट हो गए, या डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? कोर्ट का ऑर्डर पास करने के लिए, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, राइट? सो दैट वाज इट अबाउट आवर चैप्टर एनुअल रिपोर्ट। सो चैप्टर के नाम भले ही एनुअल रिपोर्ट एंड इट्स कंसेप्ट्स है, लेकिन वी हैव सीन ब्रॉडली 3 डॉक्यूमेंट्स हियर, एंड आई होप आपको तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स अभी दिमाग में बैठ गए होंगे। एंड लास्ट में हमने किसके बारे में देखा? एक्टिव के बारे में देखा। अगैन ये नोट्स एकदम सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको पार्ट बी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर मैं कहूँ चैप्टर 15 का भी नॉलेज है, तो आप पूरे के पूरे कंटेंट्स और कॉम्पोजिशन को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट द नोट्स इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे दैट आई कुड। तो वो सारा चीज़ें मैंने यहाँ किया है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पढ़ के काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको चीज़ें समझ आई होगी, आप कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिकॉल और रिवाइज कर पाए होंगे, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? सो प्लीज़ लेट मी नो गाइस कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर पढ़कर। क्या जो भी आपने पढ़ा था वो आप रिवाइज और रिकॉल कर पाए हो? क्या कितना % रिकॉल कर पाए हो? ये मुझे ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।